गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माई क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने टोटल 70 क्वेश्चंस को देख लिया था। आज आइए 71 के आगे हम लोग बात करेंगे और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। सबसे पहले अगर हम देखें 71 क्वेश्चन क्या है, द बिगेस्ट न्यूक्लियर एक्सीडेंट अकर्ड इन, सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था इस पूरे संसार में, इस पूरे वर्ल्ड में, वो कहाँ हुआ था। पहला ऑप्शन है न्यूयॉर्क, दूसरा है भोपाल, तीसरा है चेरनोबिल और चौथा है बीजिंग। तो इसमें सही ऑप्शन जो होगा वो चेरनोबिल होगा। सबसे बड़ा न्यूक्लियर अटैक, सबसे बड़ा जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ था इस पूरे ग्लोब की बात करें तो वो कहाँ हुआ था, चेरनोबिल में हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72। द लोवेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फियर इज, एटमॉस्फियर का सबसे लोवेस्ट लेयर क्या कहलाता है। पहला है मेजोस्फीयर, दूसरा है स्ट्रेटोस्फियर, तीसरा है ट्रोपोस्फियर और चौथा है आयनोस्फियर। तो सबसे लोवेस्ट जो एटमॉस्फियरिक लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फियर कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो जो एटमॉस्फियर का सबसे लोवेस्ट लेयर है वो उसको क्या कहेंगे, ट्रोपोस्फियर। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73। द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टेबलाइज्ड इन इंडिया इन 1936 इज, 1936 ईस्वी में भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जो स्टेबलाइज्ड किया गया वो कौन था। पहला है दुधवा नेशनल पार्क, दूसरा है राजाजी नेशनल पार्क, तीसरा है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और चौथा है काजीरंगा नेशनल पार्क। तो भारत में 1936 में सबसे पहला जो नेशनल पार्क एस्टेब्लिश किया गया था उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74। द इंडियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कम्स इनटू फोर्स इन, अर्थात इंडियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब आया। पहला है 1976, दूसरा है 1996, तीसरा है 1986, चौथा है 1988। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 1986, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 1986 ईस्वी में सबसे पहले इंडियन इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है जारी किया गया। ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75। एन इक्वेरियम इज एन डॉट डॉट इकोसिस्टम, अर्थात एक्वेरियम इकोसिस्टम का क्या है। पहला है एक्वाटिक होता है, दूसरा है सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, तीसरा आर्टिफिशियल होता है, चौथा बोथ ए एंड सी। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी, अर्थात ये एक्वाटिक होता है और आर्टिफिशियल बनाया जाता है। जो एक्वेरियम बनाया जाता है ये क्या होता है, एक्वेरियम मीन्स होता है एक्वाटिक अर्थात जली, और ये आर्टिफिशियल ढंग से बनाया जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही होगा, दोनों सही है। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। प्लांट दैट कैन ग्रो इन द ड्राई प्लेसेस और कॉल्ड, ऐसे पौधे जो ड्राई स्थान पर होते हैं सच एज द डिजर्ट में होते हैं, जैसे रेगिस्तानों में जो होते हैं, ऐसे पौधों को क्या कहते हैं। अर्थात जो जेरिक कंडीशन में पाए जाते हैं, ऐसे जगह पाए जाते हैं जहाँ पानी बहुत कम होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं। पहला है हाइड्रोफाइट्स, दूसरा है मीजोफाइट्स, तीसरा है हेलोफाइट्स और चौथा है जीरोफाइट्स। तो सही ऑप्शन होगा जीरोफाइट्स। ऐसे पौधे जो बहुत ड्राई प्लेसेस पर जैसे रेगिस्तानों में होते हैं, ऐसे पौधों को हम किस नाम से जानते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, जीरोफाइट्स। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77। द प्रोसेस दैट कॉज वियरिंग अवे एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स आर द सॉइल्स इज कॉल्ड, अर्थात सॉइल के ऊपर का, अर्थात जो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर ही जो उर्वरा शक्ति है उसको ट्रांसपोर्ट कर देना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहा देना। अर्थात जब बह जाता है जो हमारा मिट्टी होता है, मिट्टी के ऊपरी सतह जब बह जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं। पहला है सेलेनाइजेशन, दूसरा है सॉइल फॉर्मेशन, तीसरा है इरोजन और चौथा है लैंडस्लाइड्स। तो इसको सही हम कहेंगे क्या, कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही। इसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं, अर्थात मृदा अपर्दन, है ना। जब हमारी मिट्टी के ऊपर ही उर्वरा शक्ति बह के चली जाती है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। ऑल कंज्यूमर्स आर, जितने भी कंज्यूमर्स या उपभोक्ता होते हैं वो क्या होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉप्स, दूसरा है कॉर्निवोर्स, तीसरा है हेट्रोट्रॉप्स और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, अर्थात वो परपोषी होते हैं। तो कंज्यूमर्स जो होते हैं, उपभोक्ता जो होते हैं, वो अपना स्वयं भोजन नहीं बनाते, वो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होते हैं, है ना। तो उनको हम क्या कहते हैं, हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79। द कन्वर्जन ऑफ द अमोनिया टू नाइट्रेट्स इज नोन एज,
जब अमोनिया का कन्वर्जन नाइट्रेट में होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पहला है डीनाइट्रिफिकेशन, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन, तीसरा है अमोनिफिकेशन और चौथा है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा नाइट्रिफिकेशन। अर्थात व्हेन अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट, जिसको हम क्या कहते हैं? नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80। मैटर मस्ट बी रिसाइकिल अगेन एंड अगेन बाय द इकोलॉजिकल प्रोसेस इज कॉल्ड। अर्थात जब कोई मैटर रिसाइकिल होता है बार बार, अर्थात वो बार बार अपने चक्र वो रिसाइकिल हो जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? है ना, पहला है इकोलॉजिकल पिरामिड, दूसरा है इकोलॉजिकल सक्सेशन, तीसरा है बायो जियोकेमिकल साइकिल और चौथा है एनर्जी फ्लो। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, उसको कहते हैं बायो जियोकेमिकल साइकिल। जैसे आप पढ़े होंगे हाइड्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस साइकिल ना, तो इस प्रकार के साइकिल को हम क्या कहते हैं? बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं, है ना। ये क्या होता है? इकोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा ये अगेन एंड अगेन रिसाइकिल होता है। ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। डॉट 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 इज कंसिडर्ड इन जल्दापारा सेंचुरीज। अर्थात जल्दापारा सेंचुरीज में कौन से देखने को मिलते हैं? जो स्पीसीज दिए गए हैं, जो जातियाँ दी गई, ये कौन से हैं जो जल्दापारा सेंचुरीज में देखने को मिलते हैं? पहला है राइनो, दूसरा है नीलगाय, तीसरा है हांगुल और चौथा है क्रोकोडाइल। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए राइनो। अर्थात जो जल्दापारा सेंचुरीज में देखने को मिलते हैं उसको हम क्या कहते हैं? राइनोसिरोस कहते हैं, है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82। द डॉट 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 बायोस्फीयर रिजर्व लाइज इन द वेस्टर्न घाट। अर्थात वो कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है जो वेस्टर्न घाट पर बनाया गया है या वेस्टर्न घाट पर पाया जाता है? पहला है नंदा देवी, दूसरा है नीलगिरी, चौथा है तीसरा है नौकरेक और चौथा है सुंदरबंस। तो इसमें सही ऑप्शन होगा नीलगिरी। तो नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये वेस्टर्न घाट पर देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? वेस्टर्न घाट पर देखने। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। द फिनोमिनॉन ऑफ अक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्टिकल्स इन द ह्यूमन बींग्स। अर्थात ह्यूमन बींग्स के अंदर, मनुष्य के अंदर जो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पार्टिकल्स है, अगर वो अक्यूमुलेट होने लगता है हमारे शरीर के अंदर तो उसको हम क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन, दूसरा है बायोडिग्रेडेशन, तीसरा है बायो रिमीडिएशन और चौथा है बायो अक्यूमुलेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं। जब जीव के अंदर कुछ ऐसे नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं जो सड़ते गलते नहीं हैं और वो हमारे पेस्टिसाइड्स के रूप में वो हमारी बॉडी के अंदर एक्युमुलेट होने लगता है, जमा होने लगता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 84। द स्टडी दैट डील्स विद द इंटरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद देयर इन्वायरमेंट। अर्थात जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के साथ पारस्परिक संबंध रखता है तो उस शाखा के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? अर्थात जब कोई ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट के साथ पारस्परिक संबंध रखता है तो इस प्रकार के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? पहला है इटियोलॉजी, दूसरा है बॉटनी, तीसरा है इकोलॉजी और चौथा है बायोलॉजी। तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। क्या कहते हैं? इकोलॉजी में क्या होता है? दैट इज द इंटरेक्शंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म विद द इन्वायरमेंट, है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85। डॉट 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 इज द फिनोमिनॉन इन विच द अर्थ रिटेन्स हीट। ऐसा कौन सा फिनोमिनॉन है जिसमें अर्थ जो पृथ्वी है हमारी वो हीट को रिटेन करती है, अपने पास क्या करती है? कंजर्व कर लेती है, रिटेन कर लेती है। पहला है एयर पोल्यूशन, दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तीसरा है ग्लोबल इफेक्ट और चौथा है लैंड पोल्यूशन। तो इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा क्या होता है कि जो पृथ्वी होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज सीधे हमारे पृथ्वी से टकराती है, तो जो यहाँ हीट होता है उस हीट को क्या कर लेती है? अपने पास रिटेन कर लेती है, रोक लेती है। तो जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वही इसको क्या करती है? इन द फॉर्म जो ग्रीन हाउस गैसेस में जो कार्बन होता है वो क्या करता है? उसको हीट को ऑब्जर्व कर लेता है, रिटेन कर लेता है अपने पास। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, है ना। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक, तो इस पूरी प्रक्रिया का नाम होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर भी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86। लीडर ऑफ नर्मदा बचाओ अभियान या आंदोलन। तो कह रहा है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन का लीडर कौन है ना, अर्थात किसने लीडरशिप किया था नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए? पहला है वंदना शिवा, दूसरा है मेधा पाटकर, तीसरा है मेनका गांधी और चौथा है नन ऑफ द एबव। तो बच्चों आप इसको इंश्योर कर लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मेधा पाटकर जो सांसद भी हैं और मेधा पाटकर ने एक लेडीज़ हैं, इन्होंने सबसे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन किया था, अर्थात नर्मदा की सुरक्षा के लिए, है ना। नर्मदा नदी की सुरक्षा के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया था, एक आंदोलन चलाया था जिसको क्या कहते हैं? नर्मदा बचाओ आंदोलन। तो इससे रिलेटेड कौन है? मेधा पाटकर। ठीक, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। द कॉज ऑफ भोपाल गैस ट्रेजेडी इज, भोपाल गैस ट्रेजेडी किसके वजह से हुआ था? पहला है मेथाइल एल्कोहल, दूसरा है मेथाइल कार्बोनेट, तीसरा है मेथाइल आइसोसाइनेट और चौथा है मेथाइल सल्फेट। तो इसमें सही ऑप्शन होगा मिक गैस। कौन सा गैस? मिक गैस, अर्थात मेथाइल आइसोसाइनेट ये रिस्पॉन्सिबल है। अर्थात मेथाइल, वो जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था वो इसी गैस के रिसाव से हुआ था, जिसको हम कहते हैं मेथिल आइसोसाइनेट, है ना। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88। ऑन विच डेट वॉज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट हेल्ड, अर्थात स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हेल्ड किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? अर्थात सबसे पहले इन्वायरमेंट ह्यूमन के लिए जो इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए सबसे पहला सम्मेलन जो हुआ था, जो हमारे इन्वायरमेंट में थोड़ा बहुत उथल पुथल, जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है, इसके लिए सबसे पहला जो सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम के नाम से, वो कब हुआ था? पहला है जुलाई 6, 1974, दूसरा है अगस्त 8, 1976, तीसरा है जून 5, 1972 और चौथा है दिसंबर 12, 1990। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 5 जून 1972। 1972 ईस्वी में 5 जून 1972 ईस्वी में सबसे पहला सम्मेलन हुआ था स्टॉकहोम के नाम से। अर्थात स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 5 जून 1972 ईस्वी में हुआ था, है ना, जिसमें सभी मैक्सिमम देश के लोग जो हैं वहाँ पार्टिसिपेट किए थे, है ना। पहला सम्मेलन कब हुआ? 5 जून 1972। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89। द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज एंड सेटिंग देम ऑन फायर एंड रेजिंग क्रॉप ऑन द रिजल्टिंग आइस इज कॉल्ड। तो ये कह रहा है कि वनों का कटाव करने के बाद, अर्थात ट्री वनों का कटाव करके उनको जला देना, जलाने के बाद जो उनका राख होता है, जो उनका खाद होता है, उसको वहाँ बिछा कर फिर उस पर क्रॉपिंग करना, अर्थात फसल उगाना। और फिर जब वो उसमें जब तक उर्वरता बनी रहती है तब तक वहाँ फसल उगाते हैं। इसके बाद फिर आगे का जंगल काटते हैं और फिर उस जंगल को जला देते हैं। जब तक उसमें उर्वरता रहती है तब तक फिर वो क्या करेंगे? फसल उगाएंगे और फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इस प्रकार की खेती को हम क्या कहते हैं? पहला है झूम कल्टीवेशन, दूसरा है क्रॉप रोटेशन, तीसरा है टेरेस फार्मिंग और चौथा है टोंगा सिस्टम। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों झूम कल्टीवेशन। जो झूम की खेती जो होती है एक आदिम प्रकार की खेती है जो वहाँ के आदिवासी लोग करते हैं, है ना। तो जो जंगल में रहने वाले आदिवासी होते हैं वो क्या करते हैं, क्योंकि वहाँ उनके पास इतनी पॉवर्टी होती है, इतनी गरीबी होती है कि वो खाद नहीं दे सकते हैं और वो पूरा के पूरा नेचर के ऊपर निर्भर होते हैं कि नेचर के द्वारा जो फसल हो जाएगा। तो वहाँ फसल का जो प्रोडक्शन है बहुत कम ही उत्पाद हो पाता है। तो क्या करते हैं? जंगलों को काटते हैं और जंगलों को क्या करते हैं? फिर से उनकी लकड़ियाँ जला देते हैं। जलाने के बाद जो आयस होता है, राख होता है, उसको उसी ज़मीन पर बिछा देते हैं और जब तक उसकी उर्वरता बनी रहती है तब तक उस पर वो फसल उगाते हैं। जब वहाँ की उर्वरता समाप्त हो जाती है, फसल नहीं हो पाता, तो फिर आगे का जंगल काटते हैं और फिर उसको जलाते हैं, फिर उसको ज़मीन पर बिछा देते हैं और फिर वहाँ फसल उगाते हैं। इस प्रकार से वो क्या करते हैं? इस प्रकार की जो खेती करते हैं तो उसको हम झूम खेती कहते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार का आदिम कृषि है और वहाँ के आदिवासी लोग करते हैं, जंगलों में रहने वाले, है ना। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट वाज हेल्ड इन, सबसे पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, कहाँ हुआ था? पहला है रियो डी जेनेरियो, दूसरा है जोहान्सबर्ग, तीसरा है स्टॉकहोम और चौथा है न्यू दिल्ली। तो इसमें सही ऑप्शन होगा स्टॉकहोम। जैसा कि मैंने बताया सबसे पहला इन्वायरमेंट पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो हुआ था पूरे वर्ल्ड में, पूरे ग्लोब, पूरी दुनिया की हम बात करें तो 5 जून 1972 ईस्वी में हुआ था, जिसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से जानते हैं, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91। द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेटलैंड कंजर्वेशन वाज हेल्ड ऑन, अर्थात जो आर्द्रता संरक्षण के लिए, वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कब हुआ था या कहाँ हुआ था, है ना। पहला है रामसागर, दूसरा है रामसर, तीसरा है रामशहर और चौथा है स्टॉकहोम। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, रामसर में हुआ था। तो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन वेटलैंड कंजर्वेशन जो सबसे पहले हुआ था वो, अर्थात आर्द्रता संरक्षण के लिए सबसे पहला जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ हुआ था? रामसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? रामसर में हुआ था। ठीक, आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92। फॉरेस्ट हेल्प इन मिटिगेटिंग ग्लोबल वार्मिंग थ्रू, अर्थात जो जंगल होते हैं वो ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करते हैं, मतलब अर्थात उसको कम कैसे करते हैं। अर्थात जो जंगल होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग अर्थात टेम्परेचर जो बढ़ता है उसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जिसको हम वैश्विक तापन कहते हैं। तो वैश्विक तापन को जंगल जो फॉरेस्ट होते हैं वो कम कैसे करते हैं, किसके द्वारा करते हैं? पहला है
हीट रेडिएशन, दूसरा है हीट एब्जॉर्प्शन, तीसरा है ट्रांसपायरेशन और चौथा है फोटोसिंथेसिस। तो सही ऑप्शन होगा फोटोसिंथेसिस। लेकिन कैसे करते हैं बच्चों? जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जैसे फॉरेस्ट जो ग्रीन प्लांट हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन बनाने में यूज कर लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल क्या करता है, भोजन अपना स्वयं बनाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज कर देता है फॉर द पर्पज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। बहुत कम ही कार्बन डाइऑक्साइड अगर बचे रहेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो पाएगी। अर्थात जो ग्लोबल वार्मिंग होता है बच्चों, वैश्विक तापन होता है, उसके लिए जिम्मेदार होते हैं वनों का कटाव। अगर हम वनों का ज़्यादा कटाव कर देंगे तो वो वन कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एटमॉस्फेयर में फैल जाएगा। और वो कार्बन क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेस के द्वारा जो हीट यहाँ आती है, उस हीट को वो क्या कर देता है, ट्रैप कर लेता है और यहाँ छोड़ देता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग को अगर कम करना है तो हमको जंगलों को बचाना पड़ेगा, फॉरेस्ट को बचाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करके कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर में फ्री कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं पाया जाएगा, बहुत कम हो पाएंगे, तो हमारे यहाँ वैश्विक तापन नहीं बढ़ पाएगा। तो वही कह रहा है कि अगर फॉरेस्ट ग्लोबल वार्मिंग को कम करते हैं, मिटिगेटिंग करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कैसे करते हैं या क्या किस प्रोसेस के द्वारा वो कम कर पाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस सही होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93। बोथ पावर एंड मैन्योर आर प्रोवाइडेड बाय, अर्थात वो कौन सा चीज़ है जिससे हमको पावर भी मिलती है और साथ ही साथ खाद भी मिलता है, अर्थात ऊर्जा भी मिलती है और खाद भी मिलता है। पहला है क्यूब प्लांट, दूसरा है न्यूक्लियर प्लांट, तीसरा है बायोगैस प्लांट और चौथा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बायोगैस प्लांट। जो बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं बच्चों, जैसे गोबर गैस हो गया, तो गोबर गैस के द्वारा हमको क्या मिलता है, हमको रसोई के लिए अर्थात हमको एक पावर मिल जाता है खाना बनाने के लिए, और साथ ही साथ उसमें से जो गोबर होता है वो सड़ जाता है, खाद बन जाता है, मेन्योर बन जाता है। तो बायोगैस प्लांट एक ऐसा चीज़ है जिससे हमको पावर और खाद, मेन्योर दोनों मिलता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मेन सोर्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन का मेन सोर्स क्या है? पहला अर्बनाइजेशन, दूसरा है इंडस्ट्रियलाइजेशन, तीसरा है फोटोकेमिकल स्मोक, चौथा बोथ ए एंड बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अर्थात अर्बनाइजेशन जो शहरीकरण होता है और औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, दोनों से नॉइज़ पोल्यूशन होता है ना। शहरों में चहल पहल बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ ज़्यादा ओवर क्राउडेशन है, ज़्यादा भीड़ भाड़ है, इसलिए नॉइज़ पोल्यूशन होता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन में इतने ज़्यादा उद्योग लगाए जाते हैं कि उद्योग की वजह से नॉइज़ पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन के दोनों कारक होते हैं, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99। द रिसेंट टेक्निक फॉर द स्टडी ऑफ द वेजिटेशन, वेजिटेशन का सबसे रिसेंट टेक्निक्स क्या है अध्ययन करने के लिए? पहला है फोटोग्राफी, दूसरा है रिमोट सेंसिंग, तीसरा है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एनालिसिस और चौथा है ऑब्जर्वेशन। इसमें सही ऑप्शन होगा रिमोट सेंसिंग। जो नई ब्रांच है बच्चों, नई टेक्नोलॉजी है वेजिटेशन की स्टडी के लिए, उसको हम क्या कहते हैं? रिमोट सेंसिंग कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी सही होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ द पॉन्ड इकोसिस्टम इज, पॉन्ड इकोसिस्टम का जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, प्राथमिक उत्पादक होता है, वो कौन होता है? पहला है जूप्लैंक्टन, दूसरा है रेड एल्गी, तीसरा है फाइटोप्लैंक्टन और चौथा है फ्लोटिंग प्लांट। तो इसमें सही होगा बच्चों फाइटोप्लैंक्टन। ऐसे पौधे जैसे सच एज द एल्गी, ऐसे पौधे जो वाटर में क्या होते हैं, वाटर के अंदर पाए जाते हैं, उसमें जलमग्न होते हैं, इस प्रकार के पौधों को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। अगर हम पॉन्ड इकोसिस्टम में देखेंगे तो प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या है? फाइटोप्लैंक्टन इन द फॉर्म ऑफ द एल्गी, है ना। तो जो छोटे छोटे एल्गी ग्रासेस होती हैं वो क्या होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन कहलाते हैं। तो वो प्रोड्यूसर होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 97। द जोन इन विच टू इकोसिस्टम आर यूनाइटेड इज नोन एज, ऐसा कौन सा जोन है, वो कौन सा क्षेत्र होता है जहाँ दो इकोसिस्टम आपस में आकर मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जब दो इकोसिस्टम आपस में आकर मिलते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? पहला है निके, दूसरा है हैबिटेट, तीसरा है इकोटाइप और चौथा है इकोटोन। तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इकोटोन कहते हैं। जब दो इकोसिस्टम जिस क्षेत्र में, जिस जोन में आकर मिलते हैं, उस पूरे क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इकोटोन कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी सही होता है। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98। विच रॉक कैन बी इरोडेड बाई द सोल्यूशन प्रोसेस, ऐसा कौन सा रॉक है जो सोल्यूशन प्रोसेस द्वारा इरोड हो जाता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? पहला है ग्रेनाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लाइमस्टोन, चौथा है ओपियोलाइट। तो इसमें सही ऑप्शन होगा लाइमस्टोन। जो लाइमस्टोन होता है बच्चों, इसको हम कैसे इरोड करते हैं? बाई द हेल्प ऑफ द सोल्यूशन प्रोसेस के द्वारा। ठीक।
आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99, विच विल नॉट कॉज एनी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन। इसमें से कौन किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन नहीं जनरेट करता, किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं जनरेट करता है, कोई प्रदूषण नहीं करता है। पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें सही ऑप्शन होगा हाइड्रोजन। और ये सब क्या है बच्चों, ये सब एयर पोल्यूशन के अंतर्गत आते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों क्या है, वायु प्रदूषक होते हैं। लेकिन हाइड्रोजन किसी प्रकार का कोई एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स नहीं होता है, कोई एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन नहीं होता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए सही होता है। आइए बात करते हैं 100, द फूड वेब कंसिस्ट ऑफ। फूड वेब कंसिस्ट करता है क्या? पहला है अ सिंगल फूड चेन, दूसरा है मेनी इंडिपेंडेंट फूड चेन, तीसरा है मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन और चौथा है ऑल ऑफ दीज। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मेनी इंटरकनेक्टेड फूड चेन मिलकर क्या कराते हैं, फूड वेब बनाते हैं। जो खाद्य जाल बनता है बच्चों, वो बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फूड चेन आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं। अर्थात ये मल्टी डायरेक्शनल होता है। जो यूनी डायरेक्शनल होता है उसको हम फूड चेन कहते हैं। फूड वेब क्या होता है, फूड वेब जो होता है वो मल्टी डायरेक्शनल होता है। विभिन्न प्रकार के फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट होकर क्या बनाते हैं, फूड वेब बनाते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने आज 70 to 100 अर्थात 30 क्वेश्चन सॉल्व किया है। उम्मीद है ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपको अच्छा लगता हो, अच्छे से समझ में आता हो, तो कमेंट बॉक्स में जाएँ और बताइए वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।